So once again welcome back and good morning to all of you. Now today we are going to begin our second poem and the name of that poem is Indian Viewers. The title of that poem is Indian Viewers, and you know this poem is written by Sarojini Naidu. Okay, so first of all let's know about सरोजिनी नायडू. सबसे पहले हम सरोजिनी नायडू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो समझ लेंगे, पढ़ेंगे. सो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पोएम ऑन पेज नंबर 100 सबसे पहले क्या दिया है, सरोजिनी नायडू जो इस पोएम की लेखिका, पोएम की कवयित्री है, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है. सो लेट्स रीड दैट इन्फॉर्मेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सरोजिनी नायडू का एक फ़ोटो भी दिया है. सो लेट्स रीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोएटेस. सरोजिनी नायडू born in 1817 and died in 1949. She was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. आपको पता है कि सरोजिनी नायडू पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी. फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था. फेमिनिस्ट यानी स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए काम करने वाली, महिलाओं का उत्थान करने के लिए, महिलाओं की प्रोग्रेस करने के लिए, विकास करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है. एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उस कांग्रेस की वो पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय नेशनल कांग्रेस की. She was an important figure in India's struggle for independence. स्वतंत्रता की जो हमारी लड़ाई थी, उस लड़ाई में वो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थी. सरोजिनी नायडू's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. सरोजिनी नायडू का जो काम है, उस काम से उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. लेटर शी बिकेम द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1949, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. उसके बाद में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद में वो यूनाइटेड प्रोविंसेस के गवर्नर बनी. गवर्नर मीन्स राज्यपाल. यूनाइटेड प्रोविंसेस की यानी आगरा की वो गवर्नर बनी थी, राज्यपाल बनी थी. और 1947 में, 1947 में, और ऐसा गवर्नर बनने वाली वो पहली महिला थी. शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इन इंडिपेंडेंट इंडिया. भारतीय जो स्वतंत्र भारत था, स्वतंत्र भारत के इतिहास में राज्यपाल बनने वाली, गवर्नर बनने वाली ये पहली महिला थी. समझ में आ गया? सो दिस वाज अबाउट द पोएटेस सरोजिनी नायडू. नाउ अबाउट द पोएम. इंडियन व्यूअर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट that the viewers view at 3 particular times of a day. So Indian viewers इस छोटे से कविता में कवि किसके बारे में बात करते हैं? वो इंडियन व्यूअर्स के बारे में बात करते हैं. इंडियन व्यूअर्स क्या करते हैं, किस समय कौन सा कपड़ा बुनते हैं और किसके लिए बुनते हैं, इसकी बात करते हैं. और ये सारी पोएम कैसी है? क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दी गई है. डिस्कशन फॉर्मेट में ये सारी पूरी पोएम दी गई है. क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा? कवि के द्वारा, कवयित्री के द्वारा. कवयित्री क्वेश्चन पूछती है इंडियन व्यूअर्स को और इंडियन व्यूअर्स उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं. तो इस
फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस कविता को लिखा गया है। और वो बताती है कि इंडियन व्यूअर्स जो है, इंडियन व्यूअर्स दिन के अलग अलग टाइम को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाते हैं। कभी वो मॉर्निंग में बनाते हैं कपड़े किसी व्यक्ति के लिए, कभी वो दोपहर में बनाते हैं, कभी शाम को बनाते हैं, या तो कभी रात को बनाते हैं। तो दिन के अलग अलग समय को अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण इंडियन व्यूअर्स करते रहते हैं। सो इस स्टैंजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स द 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये जो 3 स्टैंजा यहाँ पर है, हाउ मेनी स्टैंजाज आर देयर? 3 स्टैंजा। इस पोएम में 3 स्टैंजा है और तीनों स्टैंजा हमारे जीवन के जो 3 स्टेजेस हैं, हमारे जीवन के जो 3 स्टेजेस है उसको दर्शाता है। जीवन का स्टेज क्या है? पहले स्टेज है यूथ। हम पैदा होते हैं और छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, तो पहली स्टेज वो है। दूसरा स्टेज है एडल्टहुड है। तीसरा स्टेज है डेथ। सबको डेथ को फेस करना पड़ता है, सभी को एक दिन मरना ही है। तो ये थर्ड एंड फाइनल स्टेज है। तो तीनों स्टेजों को हर एक स्टैंजा में डिस्क्राइब किया गया है सिंबॉलिकली। ओके, सो दोज 3 important इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। बर्थ मीन्स चाइल्डहुड, हमारा बचपन, दैट इज द फर्स्ट स्टेज। एडल्टहुड व्हेन वी आर यंग, एडल्टहुड जब हम बड़े हो जाते हैं, दैट इज द सेकंड स्टेज। एंड डेथ व्हेन वी गेट ओल्ड and one day we die, that's the third stage. So these 3 stages are well described in these 3 stanzas of this poem. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate moods related to the events. Colors are mentioned इन द स्टैंजा। हर स्टैंजा में अलग अलग कलर को मेंशन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि बुनकर जो है, वीवर्स है, किस कलर के कपड़े बुन रहे हैं, किस कलर के कपड़े बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। हर स्टैंजा में अलग अलग कलर के, अलग अलग रंग के कपड़े वो बना रहे हैं, ऐसा हमें कवि कहते हैं। सो दोज कलर्स ऑल्सो इंडिकेट डिफरेंट मूड्स। जो कलर्स भी अलग अलग मूड को इंडिकेट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। सो डिड यू गेट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट एंड पोएम? समझा? कवयित्री और कविता के बारे में ये जो इंट्रोडक्शन थी, ये समझ में आ गई? समझ में आ गई? Yes? Okay. So let's try to understand the stanzas of this poem one by one. Look into the first stanza. I am going to read the first stanza for you. और जब मैं पढ़ूँगा तो पढ़ते समय आपने भी ध्यान रखना है, केयरफुली देखना है कि किस शब्द का उच्चारण मैं किस प्रकार से कैसे कर रहा हूँ। ओके, सो नाउ ऑन पेज नंबर 100, डिड यू कीप योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू? देन लुक इनटू द फर्स्ट स्टैंजा। पहले स्टैंजा में देखिए, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट्स? हो गए blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Then second stanza, weavers weaving at fall of night. Why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green,
we view the marriage bells of a queen. Now third stanza. Weavers, weaving solemn and still, why do you view in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we view a dead man's funeral shroud. By Sarojini Naidu. So once again tell me, how many stanzas are there in this poem? Quickly tell me. How many stanzas are there in this poem? There are 3 stanzas in this poem. Okay. So let's understand the first stanza. First stanza again देखो. Weavers weaving at break of day. Break of day यानी early in the morning. Weavers are weaving early in the morning. Early in the morning यानी सुबह सुबह, जल्दी सुबह. अभी तो दिन भी निकलने का है, सूरज भी निकलने का है, सूरज की पहली किरण भी निकलने की है. तो ऐसे समय में बुनकर कपड़ा बुन रहे हैं, दे आर वीविंग. और ऐसे समय में कवयित्री जो सरोजिनी नायडू है वो उनसे एक सवाल पूछती है कि वाई डू यू व्यू अ गारमेंट सो गे. इतना सुंदर, गे मीन्स हैप्पी, वेरी हैप्पी, बहुत ही आनंद देने वाला. इतना सुंदर जो कपड़ा है आप क्यों बुन रहे हो, किस लिए, किसके लिए बना रहे हो, कपड़ा तैयार कर रहे हो, किसके लिए. और इतने सुबह सुबह, अभी तो दिन भी निकलने का है, दिन की पहली किरण भी निकलने की है. तो ये इतना सुंदर कपड़ा आप किसके लिए बना रहे हो, किसके लिए तैयार कर रहे हो. ऐसा प्रश्न कौन पूछता है? कवयित्री पूछती है. किससे पूछती है? किससे पूछती है एक प्रश्न? इंडियन वीवर्स से, भारतीय बुनकरों से पूछती है. तो क्या उत्तर मिलता है उनको? ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, वी व्यू द रोब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड. तो वीवर्स क्या बताते हैं कवयित्री को? तो वीवर्स बताते कि हम जो है सुंदर कपड़ा बना रहे हैं अभी दिन की सबसे पहले शुरुआत में, तो वो कपड़ा बहुत ही सुंदर है, ब्लू कलर का है. और वो ब्लू कलर कैसा है? किंगफिशर, हेल्सियन बर्ड, वाइल्ड. हेल्सियन ये पक्षी का नाम है, पंछी का नाम है, जिसको किंगफिशर भी कहते हैं. और किंगफिशर बहुत ही आकर्षक, कलरफुल बर्ड होता है. उनका कलर ब्राइट कलरफुल रहता है और वो ब्लू कलर का पंछी होता है. तो किंगफिशर, हेल्सियन बर्ड के पंखों की तरह ये जो हमारा कपड़ा है, सुंदर कपड़ा है, ब्लू कलर का ब्राइट एंड कलरफुल कपड़ा है, वो कपड़ा हम दिन के शुरुआत में सवेरे सवेरे बना रहे हैं. किसके लिए बना रहे हैं? तो वो बताते हैं कि रोब्स ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, अभी अभी जो पैदा हुआ है वो बच्चा, उस बच्चे के लिए ये हम वस्त्र बना रहे हैं. रोब्स मीन्स वस्त्र. तो एट द ब्रेक ऑफ द डे किसके लिए वस्त्र बना रहे हैं बुनकर? दिन के शुरुआत में किसके लिए बना रहे हैं कपड़ा? जो अभी अभी बच्चा जन्मा है, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, न्यूबॉर्न चाइल्ड, उसके लिए, उस नन्हे बच्चे के लिए वो अभी सुंदर कपड़ा बना रहे हैं. और कब बना रहे हैं? एट द ब्रेक ऑफ द डे मीन्स, एट द ब्रेक ऑफ द डे मीन्स अर्ली इन द मॉर्निंग. बहुत ही सुबह सुबह, जब दिन भी निकलने का होता है, तो ऐसे समय में जो बुन कर है वो कपड़ा बना रहे हैं न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए. तो यहाँ पे समय भी इंडिकेट करता है. समय जो है वो समय कौन सा समय है? एट द ब्रेक ऑफ द डे. इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है. कौन सा समय है? एट द ब्रेक ऑफ द डे मीन्स सुबह सुबह का समय.
जब दिन भी निकलने का होता है वो समय, तो ये समय हमें इंडिकेट करता है, सिंबलाइज करता है कि ये तो जीवन की शुरुआत है। ये प्रतीकात्मक पोयम है। समय, ये जो दिन का सुबह का जो समय है वो समय बताता है कि ये तो जीवन की शुरुआत है। जीवन की शुरुआत में बच्चा पैदा, जब नन्हा मुन्ना बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसके लिए भी कपड़ा वीवर ही बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। और ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर भी एक आनंद का प्रतीक है। दिस वॉज द सिंबल ऑफ जॉय। ओके, नाउ सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा इज वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। अभी सेकंड स्टैंजा में देखिए कवित्री उनको क्या प्रश्न पूछती है कि फॉल ऑफ नाइट है ना, अभी तो शाम होने वाली है, अभी तो शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है अभी, और अभी आप लोग ये कपड़ा बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो। फॉल ऑफ नाइट मीन्स फॉल ऑफ नाइट का मीनिंग मैंने क्या बताया। फॉल ऑफ नाइट मीन्स जब शाम होने वाली होती है, जब अंधेरा होने वाला होता है तो उसको बोलते हैं फॉल ऑफ नाइट। तो जब शाम होती है, दिन निकल जाता है, पूरा शाम होती है, तो ऐसे समय में भी बुनकर लोग, वीवर्स लोग कपड़ा बनाते रहते हैं। और ऐसे समय में कवयित्री उनको पूछती है कि व्हाई आर यू वीविंग द क्लॉथ फॉर हुम, किसके लिए, किस व्यक्ति के लिए आप इस समय में कपड़ा तैयार कर रहे हो। एंड सो ब्राइट, और इतना ब्राइट कपड़ा, इतना चमकदार और इतना सुंदर जो मटेरियल दिख रहा है, कैसा है वो, लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। मोर के पंखों के जैसा। मोर के पंख कैसे रहते, पर्पल और ग्रीन रहते हैं, और ये कपड़ा भी वैसा ही है, मोर के पंखों की तरह ग्रीन है, पर्पल है और ब्राइट भी है, कलरफुल भी है, चमकदार है। और ये इतना सुंदर कपड़ा तुम किस लिए बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, और तब कब बना रहे हो, जब शाम होने वाली है। ऐसे समय में ये इतना सुंदर कपड़ा आप बना रहे हो, किसके लिए। तो बुनकर बताते हैं कि वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन। मैरिज वेल्स यानी शादी का जोड़ा। वेल यानी जो सर पे ओढ़ा जाता है, सर पे जो लेते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, उसको सर पे ओढ़नी। हमारी इंडियन संस्कृति में वो ओढ़नी होती है, और जो फॉरेन में रहता है वो उनको वेल्स बोलते हैं। तो सर पे लेने के लिए जो कपड़ा होता है, जो वेल होता है, वो वेल हम रानी के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे रानी यानी एक्चुअल रानी नहीं है, रानी मीन्स दुल्हन। सो शादी में, मैरिज में हर लड़की दुल्हन होती है, और दुल्हन को रानी के जैसा सजाया जाता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि ये जो इतना सुंदर कपड़ा है, मोर के पंखों की तरह पर्पल और ग्रीन कपड़ा है, और ब्राइट है, चमकदार है, ये कपड़ा हम मैरिज वेल्स, शादी के जोड़े के लिए बना रहे हैं। और शादी में जो दुल्हन होती है उसके लिए, उसके सर पर ये कपड़ा हम, सर पर लेने के लिए ये कपड़ा हम बना रहे हैं। ओके, सो इसमें फिर से बताइए फॉल ऑफ नाइट का मीनिंग क्या है। पहले स्टैंजा, हाँ, जब रात होने वाली है, जब रात होने वाली है, शाम होने वाली है, तो ऐसे समय में, सायंकाल के समय में
कवि एक कपड़ा बना रहे हैं और वो कपड़ा किस कलर का है, कैसे कलर का है बताइए। ग्रीन है और पर्पल भी है, पर्पल और ग्रीन है। मोर का पंख जैसा होता है, पीकॉक का पंख पर्पल बीच में और आजू बाजू में ग्रीन होता है। तो उसी प्रकार यह कपड़ा है, बड़ा चमकीला कपड़ा है, चमकदार कपड़ा है। और वो कपड़ा किसके लिए बना रहे हैं? शादी का जोड़ा क्वीन के लिए। यस, शादी का जोड़ा क्वीन के लिए बना रहे हैं। वेरी गुड। तो ये जो इस सेकंड स्टैंजा में जो टाइम दिया है, फॉल ऑफ नाइट, यानी जब दिस टाइम इंडिकेट्स आवर एडल्टहुड, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उसको ये टाइम इंडिकेट करता है, एडल्टहुड को। और इस सेकंड स्टैंजा में जो कलर दिए हैं पर्पल एंड ग्रीन, ये कलर भी हमारे जीवन में आने वाले जो चढ़ उतार है, अप्स एंड डाउन्स है, उनको इंडिकेट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। हमारे जीवन में कभी चढ़ आता है तो कभी उतार आता है, कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, अड़चने आते हैं और अच्छे प्रसंग भी आते हैं। तो पर्पल एंड ग्रीन, ये जो दो कलर है वो उसको सिंबलाइज करते हैं, उनका प्रतीक है। ओके, नाउ थर्ड स्टैंजा, तीसरा स्टैंजा देखिए। वीवर्स वीविंग solemn and still, what do you view in the morning? Moonlight chill, मूनलाइट कब होता है? चंद्र का प्रकाश कब आता है, मिलता है? रात को। यानी इस समय जो वीवर्स हैं वो रात को कपड़ा बना रहे हैं। वीवर्स वीविंग solemn and still, what do you view in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we wave a dead man's funeral shroud. तो यहाँ पे कवयित्री पूछती है उनको कि ऐसे रात के समय में जब इतनी ठंडी पड़ी हुई है, चिल, इतनी ठंड है, और इतने ठंड में और इतने रात में, मूनलाइट के प्रकाश में आप ये कपड़ा बना रहे हो, जो कपड़ा कैसा है? बादल की तरह एकदम वाइट है, और जो वाइट कलर का पंख होता है, उस पंख की तरह ये वाइट कलर का जो कपड़ा है, ये कपड़ा किसके लिए बना रहे हो? ऐसा प्रश्न जब कवित्री पूछती है तो उसको ये व्यूअर्स आंसर देते हैं, बताते हैं कि वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। श्राउड यानी कफन। डेड मैन यानी जब मनुष्य मर जाता है, हम जब मर जाते हैं तो हमारे ऊपर कपड़ा ओढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं कफन, और वो वाइट कलर का होता है। किसी भी धर्म में कफन जो होता है वो वाइट ही कलर का होता है। तो इसलिए दे आर वीविंग अ श्राउड, फ्यूनरल श्राउड, जो अंतिम कपड़ा हमारे शरीर पर होता है वो वाइट कलर का ही होता है। तो रात के समय में जब सभी तरफ ठंड का माहौल है, तो ऐसे समय में और शांत वातावरण में, सालेम का मतलब है, सालेम एंड स्टिल मीन्स वेरी साइलेंट, वातावरण बहुत ही शांत है, निस्तब्ध वातावरण है, कोई आवाज़ नहीं है वातावरण में। और ऐसे शांत समय में भी जो व्यूअर्स लोग हैं वो कपड़ा बना रहे हैं। किस कलर का कपड़ा बना रहे हैं इस समय? वाइट कलर का। वाइट कलर कैसा है? वाइट कलर बादल जैसे वाइट कलर के होते हैं, सो एकदम शुभ्र वाइट कलर का कपड़ा ये लोग बना रहे हैं। और किस लिए बना रहे हैं? कफन के लिए। यस, कफन के लिए, कफन बनाने के लिए, कफन के लिए वो वाइट कलर का कपड़ा बना रहे हैं। तो देखिए
स्टूडेंट्स, हमने जो 3 स्टैंजास देखे, ये 3 स्टैंजा में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के लिए ये व्यूअर्स लोग कपड़ा बना रहे हैं। जब हमने पहला स्टैंजा देखा था तो उसमें देखा था कि ये जो व्यूअर्स लोग हैं ये बहुत ही सुबह सुबह कपड़ा तैयार कर रहे हैं, और सुबह सुबह जो कपड़ा तैयार कर रहे हैं वो कपड़ा किंगफिशर पक्षी जैसा, ब्लू जैसा होता है, ब्लू बर्ड के पंख होते हैं, ब्लू पंख, तो वैसा कपड़ा है। वो कपड़ा बना रहे थे न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे के लिए वो कपड़ा बना रहे थे सुबह सुबह। दूसरे स्टैंजा में क्या देखा हमने? दूसरे स्टैंजा में कब कपड़ा बना रहे हैं, कौन सा समय है दिन का? सेकंड स्टैंजा में बताइए जल्दी। शाम का समय था। शाम का समय, जब शाम होने वाली है वो समय, फॉल ऑफ नाइट। तो जब शाम होने वाली है तो ऐसे समय में जो वीवर्स लोग हैं, बुनकर लोग हैं, वो कपड़ा बना रहे हैं। और वो कपड़ा कैसा है? बहुत ही ब्राइट है, चमकीला है, चमकदार है, पर्पल एंड ग्रीन है, मोर के पंखों की तरह है। और यह कपड़ा किस लिए बना रहे हो? शादी में वो क्वीन के लिए। हाँ, शादी के जोड़े में जो वेल होता है उसके लिए ये कपड़ा वो बना रहे हैं। और थर्ड स्टैंजा में हमने देखा कि ये जो व्यूअर्स है वो कब बना रहे कपड़ा, किस समय में? थर्ड स्टैंजा में समय कौन सा है कपड़ा बनाने का? रात को। रात को मूनलाइट। मूनलाइट कब होता है? चंद्र प्रकाश कब मिलता है? रात को। तो वो रात को बना रहे कपड़ा। रात को सभी तरफ ठंड का वातावरण है, ठंड का माहौल है, ऐसे माहौल में शांत समय में कपड़ा बना रहे हैं। और वो कपड़ा किस कलर का है? किस कलर का कपड़ा बना रहे रात को? वाइट कलर का। किस लिए बना रहे हैं? कफन बनाने के लिए वो कपड़ा बना रहे हैं। तो देखिए कि ये तीनों स्टैंजा में जीवन के, हमारे मानव जीवन के 3 स्टेजेस हैं। एक तो चाइल्डहुड, बचपन, दूसरा एडल्टहुड, और तीसरा डेथ। ये तीनों स्टेजेस को कवि ने 3 स्टैंजा में डिस्क्राइब किया है कि 3 स्टेज में हमारा जीवन बीतता जाता है। तो ये तीनों स्टेजों को 3 स्टैंजा में बड़ी सुंदर तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से कवयित्री ने हमको समझाया है इस पोएम में। हेलो, हाँ बताएं। हेलो। श्राउड यानी कफन, उसका मीनिंग दिया है मार्जिन में, पढ़िए। मार्जिन में क्या मीनिंग दिया है? अ क्लॉथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड। मरा हुआ व्यक्ति जिस कपड़े में लपेटा जाता है वो कपड़ा यानी कफन। तो यह पूरी पोएम हमने समझ ली स्टैंजा बाय स्टैंजा। अब मैं इस पोएम में जो कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं उनको आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले देखिए, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी भाषा के अलंकार। ये जो भाषा के अलंकार है वो आपको एप्रिसिएशन में लिखने पड़ते हैं। एप्रिसिएशन जब पूछा जाता है पोएम का तो उसमें आप फिगर्स ऑफ स्पीच आपको लिखना है, आपको पोएम लिखना है, पोएम टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद में इसका पोएट कौन है ये लिखना है, उसके बाद में इस पोएम में कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है ये लिखना है, इस पोएम का कितने स्टैंजा है इसमें ये भी लिखना है, और इसकी लैंग्वेज कैसी है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, ये भी लिखना है। तो एप्रिसिएशन में सारी चीज़ें आपको लिखना है। कौन सी आइडिया, कौन सा मैसेज इसमें दिया है इस पोएम में, कवयित्री कौन सा मैसेज आपको देती है, और ये कविता आपको कैसी लगी, ये सब बातें आपको लिखना है। किस में? एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में। तो जल्दी से मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ।
फर्स्ट लाइन देखो, फर्स्ट लाइन में क्या है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। सो यहाँ पे जो डब्ल्यू है, वीवर्स में पहला अक्षर डब्ल्यू है, वीविंग में भी पहला डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू, द साउंड ऑफ डब्ल्यू इज़ रिपीटेड। तो इसलिए इस लाइन में एलिटरेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सी है, एलिटरेशन, ALLITERATION। सो फर्स्ट लाइन में फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन, क्योंकि द साउंड ऑफ डब्ल्यू इज़ रिपीटेड। आपको दोनों लिखना है, फिगर ऑफ स्पीच का नाम भी लिखना है और उसका कारण भी लिखना है। समझ में आ गए? द साउंड ऑफ डब्ल्यू इज़ रिपीटेड एंड दैट्स वाई देयर इज़ एलिटरेशन। दूसरी लाइन देखो, व्हाई डू यू व्यू अ गारमेंट्स हो गए क्वेश्चन मार्क। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में प्रश्न पूछा गया है। तो जब प्रश्न पूछा जाता है तो फिगर ऑफ स्पीच होती है इंटरोगेशन। कौन सी होती है, इंटरोगेशन। वहाँ पे लिख लो तुम, पहले लाइन में एलिटरेशन है, दूसरे लाइन में इंटरोगेशन है। ब्लीव एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, ब्लीव एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, ये तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है इमेजरी। इमेजरी यानी विजुअल इमेज हमारे सामने तैयार हो जाती है, ब्लू कलर आ जाता है और हेल्सियन वाइल्ड पक्षी हमारे सामने, नज़र के सामने आ जाता है। ब्लू कलर का जो पक्षी है वो हमारे नज़र के सामने पढ़ते ही आ जाता है, दैट इज़ इमेजरी। इसमें इमेजरी है और सिमिली भी है। सिमिली हमें, सिमिली का जब यूज़ होता है तब तुलना की जाती है। ब्लू, किस प्रकार का ब्लू, एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, जो हेल्सियन ब्लू कलर का पक्षी है, किंगफिशर, उसके पंखों के जैसा ब्लू। और एक ही लाइन में यहाँ दो फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकती है। मैंने पहले आपको बताया कि इसमें क्या है, इमेजरी है, और इन द सेम लाइन देर इज सिमिली ऑल्सो। त्याच लाईनमध्ये, उसी लाइन में सिमिली भी है। ओके, तो उसी प्रकार जहाँ रिपीट होता है किसी अक्षर का उच्चार, डब्ल्यू का उच्चार, तो वहाँ एलिटरेशन रहता है। समझ में आ गया? तो 3-4 फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको यहाँ पे बताई है, वो ध्यान में रखिए। और यहाँ हम अभी हमारी जो पोएम है, सेकंड पोएम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।